Hi, I am Dr. Ajit Sood. I am working as Professor and Head of Gastroenterology in DMC and H. Today on 19th May, which is observed as a World IBD Day, मैं आपसे कुछ IBD के बारे में शेयर करना चाहूँगा। IBD stands for Inflammatory Bowel Diseases. ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जो हैं आजकल एक मेजर डिज़ीज़ और मेजर ग्रुप ऑफ डिजीज़ के रूप में उभर के आई हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसके बारे में कुछ और पता होना चाहिए। IBD क्या है? इज़ इट ए डिज़ीज़? IBD includes two diseases mainly, ulcerative colitis and Crohn's disease. Both diseases have certain similarities and certain differences. ये माना जाता है कि दोनों डिजीज़ेस ऑलमोस्ट सेम रीज़न से होती है, इसलिए हम इनको इकट्ठा डिस्कस करते हैं और दोनों को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ेस के हेडिंग के अंडर ही डिस्कस करते हैं। IBD क्यों होती है? जब किसी भी पेशेंट को IBD होती है तो सबके मन में ये होता है कि वाई मी, व्हेन ऑल माई फ्रेंड्स आर हेल्दी एंड वी ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, we go to the same place for studies and we play the same sports, then why me, why I am different from others? मुझे ही IBD क्यों होनी थी? इसमें what wrong have I done so that I am suffering from IBD? ये क्वेश्चन जब भी किसी का डायग्नोसिस होता है कि किसी को भी पता चलता है उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रोन्स डिजीज़ है, ये क्वेश्चन सबके मन में आता है। तो इसमें इसका ये है कि IBD में होने में किसी का कोई दोष नहीं है। जैसे डिजीज़ हैं, आर्थराइटिस है, हाइपरटेंशन है, एस्थमा है, ये किसी को भी हो सकती हैं। दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ऐसे ही IBD ऐसी डिजीज़ हैं जो कि किसी पर्टिकुलर रॉन्ग डूइंग से या किसी पर्टिकुलर फॉल्ट से नहीं होती, ये किसी को भी हो सकती हैं। सो इसलिए अपने मन में गिल्ट फीलिंग नहीं होना कि भाई मेरे को क्या क्यों हो गई, मैंने ऐसा क्या गलत किया फॉर विच आई एम बीइंग सफरिंग फ्रॉम IBD। ना ये IBD क्यों होती है, इसका क्या क्या रीज़न्स हैं? IBD का रीज़न जानने के लिए हमें थोड़ा सा चीज़ें समझनी हैं। आप सरप्राइज़ होगे जान के कि अपनी इंटेस्टाइन में देर आर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। आई एम सेइंग नॉट मिलियंस ऑफ बिलियंस बट ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड आवर इंटेस्टाइन्स। आप सोच रहे होंगे कि इतने बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और हमें कोई फीवर नहीं होता और हमें कुछ लूज मोशन नहीं लगते। ऑल ऑफ अस remain healthy or most of us remain healthy in spite of having so many organisms inside our intestines. These bacteria are there in our intestines with a purpose. Most of these bacteria are healthy and they serve an important role in our body. Unfortunately, कुछ लोगों में जो बैक्टीरिया का बैलेंस होता है, all bacteria are not same, there are different species of bacteria. कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं जो बहुत हेल्दी नहीं होते और दे आर हार्मफुल। जब हेल्दी बैक्टीरिया और नॉट सो हेल्दी बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाए, जिसको डिसबायोसिस कहते हैं, तब बॉडी में प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। जैसे बैक्टीरिया का मैंने भी आपसे शेयर किया कि इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे ही एक अपना बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। हम सबको पता है कि डस्ट में कितने बैक्टीरिया है, एयर इज़ नॉट क्लीन, हम किसी अनक्लीन चीज़ को टच करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें इमीडिएटली इन्फेक्शन हो जाती है। हमारा बॉडी डिफेंस मैकेनिज़्म इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बट व्हाट हैपन्स एट टाइम्स, जो अपना इम्यून सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज़्म है, इसमें और जो अपने बैक्टीरिया है और जो बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इसमें जो कोऑर्डिनेशन या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये डिस्टर्ब हो जाती है और इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उनको ही वो एबनॉर्मल समझ के रिएक्ट करना शुरू कर देता है। ये
ऐसा ही डिस्टर्बेंस होता है जिसको हम डिसबायोसिस कहते हैं। जिन लोगों में ऐसा डिसबायोसिस हो जाता है, दैट मीन्स द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इम्यून सिस्टम, बैक्टीरिया इनसाइड आवर इंटेस्टाइन एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसको कि हम एक्सपोज होते हैं, जब उनमें ये अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है तब आईबीडी होने का रिस्क होता है। आई विल ऐड कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसबायोसिस तब भी आईबीडी सबको नहीं होता। इसके लिए बॉडी में कुछ जीन्स ऐसे होते हैं विच हेल्प इन एक्सप्रेशन ऑफ अ डिजीज़। सो कुछ डिसबायोसिस होना चाहिए और कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होनी चाहिए। जिन लोगों में दोनों ये चीज़ें इकट्ठी हो जाएं उनको आईबीडी होने का रिस्क होता है। सो ये हमें थोड़ा सा बैक्टीरिया का होना, जो हमारे इंटेस्टाइन में क्या बैक्टीरिया होते हैं, या हमारे को क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, ये चीज़ें हमें केयरफुल होना चाहिए। एंड आई विल से दैट आवर बॉडी और वी आर व्हाट वी ईट। आवर हेल्थ is what we feed our body. If we take a healthy diet, there is a very good chance that our body will remain healthy for a long time. So now we are going to the very basics, that eat healthy and stay healthy, because when we eat healthy, our bacteria in the intestines are likely to be healthy and we are likely to be healthy, and we are not likely to fall prone to diseases like IBD and other non-communicable diseases. सो अगर आईबीडी के बारे में हमें ये जानना है कि हम कब कहते हैं, या किसी बच्चे को या बड़े को कब आईबीडी का सस्पिशन होना चाहिए कि आईबीडी हो सकती है। जो आईबीडी डिजीज़ हैं ये अनफॉर्चुनेटली यंग एज में होती हैं। 1/3 केसेस दे स्टार्ट व्हेन ए पर्सन इज़ अराउंड 20s, एंड व्हेन ए पर्सन इज़ एट द प्राइम ऑफ हिज और हर लाइफ, IBD कैन सेट इन। इसमें हम डॉक्टर्स कब सस्पेक्ट करते हैं या कब इवेल्युएट करते हैं, जब किसी को क्रॉनिक डायरिया होता है। क्रॉनिक डायरिया मीन्स दैट डायरिया लास्टिंग फॉर मोर देन 4 weeks। डायरिया के साथ साथ पेट में दर्द होना, फीवर हो जाना, वेट कम हो जाना, एपेटाइट कम हो जाना, और एट टाइम्स स्टूल में ब्लड आना। सो अगर डायरिया है, स्टूल में ब्लड भी आता है, फीवर है, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि आईबीडी हो सकती है और हम स्पेशल टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जो इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं उनमें रूटीन ब्लड टेस्ट होता है, और जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं उसमें हमें एंडोस्कोपी काफ़ी हेल्पफुल होती है। हम एंडोस्कोपी करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आईबीडी का जो एक मेजर डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में बड़ी इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है और कोलन इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए हमें कोलोनोस्कोपी इज़ वेरी यूज़फुल। कोलोनोस्कोपी गिव्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ एंड इट कन्फर्म्स, इट सजेस्ट वेदर कोलाइटिस इज़ देयर और नॉट। और जब हम कोलोनोस्कोपी करते हैं तो हम साथ साइमल्टेनियसली वहाँ से बायोप्सी भी कर लेते हैं, क्योंकि बायोप्सी में भी चेंजेस आते हैं जो हमें सुजेस्ट करते हैं कि येस इट इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन्स डिजीज़ जो कि आईबीडी का सेकंड डिजीज़ है, उसके लिए हमें ज़्यादा एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं, क्योंकि क्रोन्स डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो अपनी इंटेस्टाइन्स को स्टार्टिंग फ्रॉम ओरल कैविटी टू एनल कैनाल किसी भी पार्ट को या मोर देन वन पार्ट को, मल्टीपल पार्ट्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो जो क्रोन्स डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशंस हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट बॉडी का इन्वॉल्व है। क्रोन्स डिजीज़ में भी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादातर इन्वॉल्व होती हैं। सो क्रोन्स के लिए भी हम इन्वेस्टिगेशंस बिसाइड्स ब्लड टेस्ट एंड रूटीन अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, चेस्ट, वी स्टार्ट विद कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी से हम बड़ी इंटेस्टाइन देख सकते हैं और डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी देख सकते हैं। इस एरिया में क्रोन्स डिजीज़ की इन्वॉल्वमेंट
यू कैन से 70-80% केसेस में हमें पता चल जाता है कि क्रोन्स डिजीज़ है या नहीं है। क्रोन्स में हमें और भी देखना पड़ता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आगे वाला पार्ट है वहाँ भी डिज़ीज़ है या नहीं है, यहाँ क्रोन्स डिजीज़ में डेप्थ ऑफ डिज़ीज़ कितनी है, यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। उसके लिए हमें इमेजिंग बहुत ज़रूरी है। हम सीटी एंटेरोग्राफी कर लेते हैं, एमआर से टेस्ट कर सकते हैं, कैप्सूल एंडोस्कोपी कर सकते हैं और ऊपर से एंडोस्कोपी या स्मॉल इंटेस्टाइन की एंडोस्कोपी जिसको एंटेरोस्कोपी कहते हैं वो कर सकते हैं। ये सारे टेस्ट यहाँ अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, डीएमसी में अवेलेबल हैं। हम ये टेस्ट सब रूटीन में करते हैं जब हम क्रोन्स डिजीज़ सस्पेक्ट करते हैं। Besides these tests, certain tests can tell us whether disease is active or not. वो हम स्टूल में भी चेक कर सकते हैं कि अंदर इंटेस्टाइन में कितनी इन्फ्लेमेशन है। सो ये हम टेस्ट करके हम डिसाइड करते हैं कि हर एक पेशेंट की डिज़ीज़ कितनी है, मीन्स एक्सटेंट कितनी है और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लिकेशंस, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो हम स्पेसिफिकली ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। हम उनको ऐसा इवेल्युएट करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। इवन देन सर्टन पीपल हैव अ सिवियर डिजीज़ एंड कॉम्प्लिकेशंस कैन हैपन एंड वी हैव टू बी वॉचफुल। कई बार एक्सटेंसिव ब्लीडिंग हो जाती है और कई बार क्योंकि इंटेस्टाइन की डिज़ीज़ है, अल्सर्स होती हैं इंटेस्टाइन में, जैसे नेम इम्प्लॉइज अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर्स हो जाती हैं। क्रोन्स डिजीज़ में भी अल्सर्स डीप होती हैं। तो एट टाइम्स इंटेस्टाइन कैन परफोरेट, परफोरेशन से सारे पेट में पस फैल जाती है और एब्सेस बन सकती है। यहाँ इंटेस्टाइन में आपस में कनेक्शंस हो सकते हैं। इंटेस्टाइन लीक करके बाकी ऑर्गन्स में भी जा सकती है जिसको फिस्टुला कहते हैं। रेयरली व्हाट कैन हैपन, अगर डिजीज़ कंट्रोल ना हो फिर कई बार कैंसर वगैरह भी हो सकती है। ये कॉम्प्लिकेशंस हमें इससे डरना नहीं चाहिए जिनको आईबीडी है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी नो दैट दीज कॉम्प्लिकेशंस आर नोन टू अकर, वी आर प्री वार्न्ड that yes, these complications can happen and we should help our doctors in early detection of these complications so that these complications can be managed in a nice and effective manner so that they are no more troublesome. So ये सारा हमें IBD जानने के बाद, complications जानने के बाद हमें ये देखना है कि how successful are we in treating IBD. Has science been able to cure IBD or not? जो IBD है, both ulcerative colitis and Crohn's disease, इसके दो phases होते हैं। एक हम कहते हैं कि disease is active, second हम कहते हैं कि disease is quiescent और disease is in remission। जब disease active होती है हम different drugs use करते हैं so that inflammation suppresses, inflammation goes down। जब symptoms control हो जाते हैं then our goal is to sustain the remission which has been achieved with the drugs. So ये है दो phases में हम ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे emphasize करना चाहूँगा। IBD में for both ulcerative colitis and Crohn's disease इसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है। If you ask me that how long will the treatment last or how long will we treat a particular patient, इसका आंसर डिफाइंड पीरियड में नहीं दिया जा सकता। ये डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्स टू थेरेपी इन ए गिवन पर्सन कैसा है। काफ़ी लोग जिनको डिज़ीज़ माइनर है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, जिनको डिज़ीज़ सीवियर है और प्रॉपरली ट्रीट किया जाए उनका भी रिस्पॉन्स अच्छा आता है। बट हमें इसकी मेडिसिन्स कभी अपने आप कम नहीं करनी। ये डॉक्टर्स ने डिसाइड करना होता है कि अगर डिज़ीज़ बेटर है कैन वी रिड्यूस द टैबलेट्स मेडिसिन और नॉट। बट इसमें मेडिसिन टोटली विड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है until unless we are very sure that yes, disease is now quiet for a long time, it may be safe to withdraw drugs. But I am sure in future और मेजर चेंजेस इसमें ट्रीटमेंट में आएंगी।
जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जो चेंज रिसेंटली हुए हैं, एक तो बहुत नई मेडिसिन्स आई हैं जिनको हम बायोलॉजिकल्स कहते हैं या इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ऐसी ड्रग्स काफ़ी पेशेंट्स में हेल्प करती हैं और डिजीज़ को काफ़ी जल्दी कंट्रोल कर लेती हैं। बट दीज drugs are to be decided by a doctor specifically for each patient differently. सब पेशेंट्स की डिज़ीज़ सेम नहीं होती, तो सब पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी सेम नहीं होता, सब पेशेंट्स का रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट भी सेम नहीं होता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन टच विद द डॉक्टर रेगुलरली, बिकॉज हमें टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है कि कोई ड्रग्स की साइड इफ़ेक्ट ना हो, डिज़ीज़ की कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो और डिजीज़ शुड बी प्रॉपरली हील्ड। सिर्फ सिम्टम्स का ख़त्म होना ही डजेंट इंडिकेट दैट द डिजीज़ इज़ कंट्रोल। हमें इन्वेस्टिगेशन से इंश्योर करना पड़ता है कि इंटेस्टाइन में जो अल्सर्स थे वो हील हो गए हैं, तब हमारी सेटिस्फैक्शन होती है येस द डिजीज़ इज़ अंडर चेक और डिजीज़ इज़ फुली कंट्रोल्ड। ऐसे ही जो नई चीज़ें आई हैं उनमें से एक चीज़ होता है जिसको हम FMT कहते हैं, जो फीकल माइक्रोबायोटा थेरेपी कहते हैं। फीकल माइक्रोबायोटा थेरेपी एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमने काफ़ी काम किया है और हमें इससे अच्छे रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये क्या चीज़ है? FMT इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स एज आई डिस्क्राइब्ड अर्लियर कि अपनी इंटेस्टाइन में देर आर मैनी बैक्टीरिया एंड एज आई मैंशन देयर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड। जब हमारा बैक्टीरिया चेंज हो जाता है तो डिज़ीज़ हो सकती है। फीकल माइक्रोबायोटा थेरेपी में हम हेल्दी डोनर्स का स्टूल लेके उसको क्लीन करके जो बैक्टीरिया कंटेनिंग पार्ट्स होते हैं उनको पेशेंट की इंटेस्टाइन में लगाते हैं एंडोस्कोप से, ताकि पेशेंट्स का बैक्टीरिया भी चेंजेस टूवर्ड्स अ हेल्दी बैक्टीरिया। फिर हम इनका स्टूल टेस्ट करते रहते हैं पीरियोडिकली कि इनमें चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और हेल्दी बैक्टीरिया की तरफ स्टूल इनका जा रहा है या नहीं जा पा रहा। इसी पे डिपेंड करता है कि रिस्पांस कैसा आता है। जो हमारी अब तक की असेसमेंट है, काफ़ी पेशेंट्स जिनको स्टीरॉइड्स रेगुलर लेने पड़ते थे या जिनकी डिज़ीज़ बहुत ट्रबलसम थी, काफ़ी पेशेंट्स में FMT फीकल माइक्रोबायोटा थेरेपी हेल्पफुल हो सकती है। एट टाइम्स इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन्स, ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट नहीं सक्सेस होता, डिज़ीज़ सीवियर होती है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तब हमें सर्जरी का भी सोचना पड़ता है। जैसे क्रोन्स डिजीज़ में एट टाइम्स इंटेस्टाइन्स बिकम्स सो टाइट दैट इट डजंट ओपन अप इन स्पाइट ऑफ ऑल द मेडिसिन्स। इसको हम स्ट्रिक्चर कहते हैं। जब स्ट्रिक्चर बनता है और इंटेस्टाइन लीक हो जाती है, परफोरेशन हो जाती है, यहाँ कोई एब्सेस बन जाती है, ऐसी सिचुएशंस में हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है और जो डिज़ीज़ पार्ट होता है उसको हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन का रिज़र्व बहुत अच्छा होता है और इंटेस्टाइन बाकी जो बची होती है वो अडेप्ट कर लेती है। सो सर्जरी का भी अच्छा रोल है। जहाँ जहाँ मेडिसिन नहीं सक्सेसफुल होती तो सर्जरी हमें टाइमली ज़रूर डिसीजन करना पड़ता है। इतना कई बार ब्लीडिंग हो जाती है सडन कि हमें लगता है कि मेडिसिन इतना टाइम नहीं है मेडिसिन से कंट्रोल करने में, तो हमें सर्जरी की भी हेल्प लेनी पड़ती है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं कि प्रेगनेंसी का, कि अगर किसी को IBD है तो प्रेगनेंसी करें या ना करें, आगे बच्चों में रिस्क कितना रहेगा, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। प्रेगनेंसी आराम से हो सकती है, बट प्रिकॉशंस ये लेनी चाहिए कि प्रेगनेंसी तब प्लान करना चाहिए जब डिज़ीज़ कम्प्लीटली रिमिशन में है। व्हेन डिज़ीज़ इज़ एक्टिव, अगर प्रेगनेंसी उस टाइम होती है तो क्योंकि एक्टिव डिज़ीज़ में मदर की न्यूट्रिशन भी सफ़र करती है एंड हैंस बेबी की न्यूट्रिशन भी सफ़र करेगी और कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क होता है। सो आवर एडवाइस इज़ दैट प्रेगनेंसी इज़ पॉसिबल बट should be planned when the disease is in remission, and that too once a doctor checks up and certifies that yes, disease is in remission and this is the right time. But pregnancy successful हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं होता। और बट मेडिसिन
ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में भी सेफ़ हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जो हम प्रेगनेंसी में नहीं देते, वो डॉक्टर्स उसी टाइम ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी मेडिसिन सेफ़ है, कौन सी नहीं सेफ़ है। ये कुछ इश्यूज़ थे जो हमने आज जैसे डिस्कस किए कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ क्या होती हैं। इसमें 2 डिजीज़ होती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़। इसके मेन सिम्टम्स क्या हैं, ये डिजीज़ क्यों होती है, मेडिसिन्स आर सक्सेसफुल, सर्जरी भी एट टाइम्स करनी पड़ती है, प्रेगनेंसी पॉसिबल है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। बट knowing that inflammatory bowel disease एक मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इंडिया में उभर के आई है, हमने इसका सारा इवेल्यूएट भी किया है। पिछले 20 इयर्स में ये डिज़ीज़ इंडिया में भी या बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में काफ़ी कॉमन हो रही है। जो हम पहले सोचते थे ये डिजीज़ अमेरिका में या यूरोप में ज़्यादा हैं, बट सैडली फॉर लास्ट 20 इयर्स और 30 इयर्स वी आर सीइंग अ रेगुलर इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ डिजीज़। सो इसमें क्या हमारी सजेशन होएगी कि क्या हम कर सकते हैं कि हमें ये डिजीज़ कम हो। कोई भी डिज़ीज़ ऐसी नहीं है जिससे हम फुल प्रूफ कह सकें कि ये ऐसा है, इससे यही बचा जा सकता है। बट आई एंड अप बाय सेइंग दैट ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।